हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कंप्लीट हो चुका था। वायु प्रदूषण के बाद हम बात कर रहे थे मृदा प्रदूषण की। हमने इसके प्रभाव की बात की। अगर मृदा प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मानव शरीर पर हो रहा है। जो जितने भी रसायन हैं, केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे पौधे में जाते हैं, पौधे से उसके फल में जाते हैं, और फल के माध्यम से जब हम खाना खाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। यहाँ से एक बात हमें और भी देखनी होगी कि मृदा प्रदूषण का जो प्रभाव है वो हमारी ज़मीन की उर्वरकता पर भी है। हमारे जो ज़मीन की उर्वरकता है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। एक स्थिति ऐसी थी कि हम 1 बीघा में 4 बोरी अनाज उगा लेते थे। किसी दिन 6 बोरी भी होती थी, लेकिन आज 2 बोरी से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये बात दर्शाता है कि हमारी ज़मीन की जो उर्वरकता है वो किस श्रेणी तक गिर चुकी है। इसके बाद हम प्रभाव के बाद देखें तो इसके रोकने के उपाय। इसमें पहला है रासायनिक खाद की जगह गोबर खाद या प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिल सकता है। प्राकृतिक खाद और गोबर के खाद प्रकृति के अनुकूल होते हैं, नेचुरल होते हैं, और ये प्रकृति के साथ साथ ही प्रकृति को डेवलप भी करते हैं। रासायनिक खाद पौधे को तो पोषक जरूर दे देंगे, कीटनाशकों को तो जरूर मार देंगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्राकृतिक खाद को देखें, ये अपने आप को नष्ट कर देंगे, 100% अच्छे वाले बैक्टीरिया पैदा कर देंगे, पौधे की सुरक्षा भी करेंगे, पौधे को पोषक तत्व मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक जो हमारा मोटिव था वो पूरा हो जाएगा। इसमें आगे देखें, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए चरणबद्ध खेती या पहाड़ी खेती को भी अपनाना चाहिए। जिस प्रकार पहाड़ी खेती होती है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये पानी के लिए भी सहायक है, कटाव नहीं लगता, और मृदा का जो उपजाऊपन है वो बहकर जाता नहीं है। तो जहाँ खेतों की मात्रा बहुत ज़्यादा ढलान के साथ है वहाँ इस प्रकार की खेती होनी चाहिए। बहुत छोटे खेत बनाने चाहिए जिसका एक लेवल तय हो जाए और यहाँ से पानी बहकर नीचे ना जाए, ताकि जो उर्वरक खेती है, उर्वरक ज़मीन है, या यूँ कहें उपजाऊपन वाली जो ज़मीन है, वो कहीं ना कहीं हमारी नुकसान ना उठा ले, कहीं ना कहीं हमारे जो खेत में उपजाऊपन था वो बहकर ना चला जाए। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र की खेती हमें अपनानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारी खेती की उर्वरकता बनी रहेगी। इसके बाद हम तीसरा कारण देखें तो पेड़ पौधे भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। पेड़ पौधों की यदि हम बात करें तो पेड़ पौधे वास्तव में इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, और पेड़ पौधों की जड़ें मजबूत होने का प्रमुख कारण क्या है कि उनमें बहुत बड़ा तना होता है, और उस तने को स्ट्रॉन्गनेस देने के लिए जैसे जैसे पेड़ मोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसकी जड़ें चारों तरफ फैलती जाएंगी। तो बहुत समय आपने देखा होगा कि मृदा में जो प्रदूषण है, या यूँ कहें कटाव है, या उर्वरक क्षमता जो कम होती है, उसमें रोकने में सहायक पेड़ पौधे होंगे। यदि उसमें कोई कीटनाशक है भी, वो पेड़ पौधे अवशोषित भी कर लेंगे, मृदा के अपरदन को भी रोकेंगे, मृदा के प्रदूषण को भी रोकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। फिर भयानक कीटनाशक और हो, आजकल एक कंपटीशन चल रहा है बाजार के अंदर कि किसी भी प्रकार से हमें हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक मारने हैं ताकि फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? जब फसलों में कीटनाशक बहुत ज़्यादा मात्रा में मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों को हम हटा देंगे, तो उसकी कीमत चुकाएगा कौन? इंसान, मानव शरीर।
क्यों? क्योंकि मानव शरीर में जो पेस्टिसाइड जाएंगे, कीटनाशक जाएंगे, वो इतनी भयंकर मात्रा में जा चुके होंगे कि हमारी किडनी, लीवर, लंग्स वगैरह, हार्ट डिजीज होना स्वाभाविक हो जाएगा। आज का जो नेचर है मानव का, वो आक्रामक नेचर है, गुस्सा प्रवृत्ति आ गई है। ये गुस्सा प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं कीटनाशक के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेचुरल चीज़ें थी वो हमसे हटती जा रही हैं, और हमारे जीवन में जो प्राकृतिक चीज़ें थी वो हट गई, कृत्रिम चीज़ें आ रही हैं, केमिकल्स युक्त आ रहा है, जिससे हार्मोन्स का अनबैलेंस हो रहा है, बहुत सारी डिजीज हमारे यहाँ आ रही हैं। ये मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसमें और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, जैसे बदलती हुई खेती हो सकती है। इसमें अगला उपाय हो सकता है बदलती हुई खेती। ये भी एक अच्छा स्रोत है कि हम लोग मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। एक ही एक खेती अगर हम करेंगे तो आप जानते हैं हर फसल की आवश्यकता अलग होती है, हर मिट्टी की आवश्यकता अलग होती है। पहले हमारे गांव में क्या होता था, जब किसान बंधु किसी भी प्रकार का कोई खाद लाते थे तो उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि वास्तव में उस खाद का उपयोग क्या है या उस खाद को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। अभी वर्तमान में जो सरकारें हैं उन्होंने मिट्टी टेस्टिंग का उपाय किया है कि मिट्टी को टेस्ट किया जाए, मिट्टी को टेस्ट करने के बाद उसमें खाद डाला जाए, किस चीज़ की आवश्यकता और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पहले हम बिना जांचे, बिना परखे ही उसमें उन मिट्टियों का इस्तेमाल, उन खाद्यान्न का इस्तेमाल करते थे कि वो खाद डालने के बाद वेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यदि किसी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और नाइट्रोजन ही हमने खाद डाल दिया, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है और फास्फोरस ही ज़्यादा डाल दिया, तो वो फसल तो बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में हमें बदलती हुई खेती करनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि जो पोषक तत्व है वो लगातार मेंटेन होते रहेंगे। हमें दालें बोनी चाहिए, दालें बोनी चाहिए, मिश्रित खेती होनी चाहिए। मिश्रित खेती इकोनॉमिक्स वाली नहीं कि किसान पेड़ पौधों के साथ या खेती के साथ जानवर भी रखे, ये तो है ही है, प्लस एक ही खेत में बहुत प्रकार के उस समय के जो सीजनल पौधे हैं वो लगाने चाहिए। उससे होगा क्या, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, किसी में फास्फोरस, किसी में यूरिया के कण ज़्यादा मिलेंगे, तो वो एक मिक्सअप करके हमारे जो फार्म है, खेत हैं, उनकी क्वालिटी को वो बनाए रखेंगे और कहीं ना कहीं इससे हमारा जो मृदा प्रदूषण है वो बचा रहेगा, मृदा की उर्वरकता बनी रहेगी। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है कि छोटे खेत भी होने चाहिए। बड़े खेत कहीं ना कहीं, बड़े खेतों की देखभाल नहीं हो सकती है, छोटे खेत में हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए एक दीवार का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि हम पर्टिकुलर खेत पर ज़्यादा अच्छा ध्यान दे पाएंगे। जैसे ठीक है वैसा ही है, एक क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं और एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं। 30 वाली क्लास में टीचर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि 30 के 30 बच्चों को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन 200 बच्चों को मॉनिटर नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ हमने 3 प्रकार के प्रदूषण पढ़ लिए। सबसे पहला वायु प्रदूषण पढ़ा, फिर जल प्रदूषण पढ़ा और फिर मृदा प्रदूषण पढ़ा। यहाँ से बड़ा सवाल तीनों से भी आ सकता है, वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और रोकने के उपाय, तीनों से यही पूछेगा। फिर जल का कारण क्या है, प्रभाव क्या है और फिर रोकने के उपाय। ऐसे ही मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़ेंगे हमारे पे और रोकने के उपाय। यह तीनों की डेफिनेशन पूछ सकता है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है। तो यहाँ से अपने सवाल बने प्रदूषण कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ लिया वायु, जल और मृदा। यहाँ से सवाल बने ये तीनों क्या होते हैं, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण क्या हैं। फिर इनके कारण पूछेगा, फिर इनके प्रभाव पूछेगा और अंत में रोकने के उपाय। ये 4 प्रकार के सवाल हमारे यहाँ बनते हैं। एक बड़ा सवाल आता है प्रदूषण को स्पष्ट कीजिए, या विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा बड़ा सवाल यहाँ पर आपके तैयार हो गया।
ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, इनके प्रमुख कारण क्या है तीनों के, इनका प्रभाव हमारे समाज में, हमारी प्रकृति पर, हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, और अंत में इनके रोकने के क्या उपाय हैं। रोकने के उपाय में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो आपको लगता है वास्तव में उचित है, क्योंकि आपने हिंदी में भी ये चीजें पढ़ी होंगी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव जो भी तत्व हैं आपके, यूं कहें 2.0 आपने देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है, ई वेस्टेज जिसने हमने कहा है, रेडियो वेव्स होती हैं, वो सब, इन सब के उपाय आपने पढ़े होंगे, तो वो भी यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। अब इसमें है अन्य प्रदूषण। इसमें अगला बिंदु है प्रदूषण में अन्य प्रदूषण। अन्य प्रदूषण में एक तो है रेडियो एक्टिव और एक है पॉलीथीन प्लास्टिक। रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व को हम रेडिएशन भी कहते हैं। रेडिएशन का मतलब हुआ ऐसी तरंगे जो हमें दिखती नहीं है, जैसे मोबाइल में रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, आपने टावर लग रखे हैं उनमें रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, और हमारे चारों तरफ ऐसा रेडियो एक्टिव तरंगों का जाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे एक्सरे मशीन पर लिखा हुआ होता है प्लीज प्लीज आउटसाइड द रूम, तो वो इसलिए रखा होता है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा ज्यादा है, आपको कैंसर तक कर सकती है। एक्सरे वेव्स होती हैं वो इतनी घातक हैं कि आपके यहाँ ट्यूमर कर सकती हैं, कैंसर की गांठ कर सकती हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं आपके शरीर को दे सकती हैं, इसीलिए वहां पर गाइडलाइन जारी है। लेकिन हम लोग इन रेडियो एक्टिव तरंगों को देखते ही नहीं है, इनके खतरे जानते ही नहीं है, और कहीं ना कहीं अनजाने में बहुत ज्यादा मात्रा में हम इनको अपनाते रहते हैं। रेडियो एक्टिव तरंगे हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक है। ई वेस्ट की हम बात करें तो ये पृथ्वी के लिए बहुत घातक खतरा हो चुका है। ई वेस्ट में मोबाइल है, कंप्यूटर है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो रिसाइकल अभी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आज हर व्यक्ति साल से 2 साल में मोबाइल बदलता है, बहुत सारे तो 2 से 3 महीने में ही बदल देते हैं। तो जो पुराने मोबाइल हैं जिनका अपडेशन नहीं हो रहा है, जो आउटडेटेड हो रहे हैं, वे मोबाइल कहाँ जाएंगे। जो कंप्यूटर्स हैं पुराने टेक्नोलॉजी के हैं जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, या यूँ कहें रिन्यू नहीं किया जा रहा है, वे प्रकृति पर बोझ बन रहे हैं एक तरीके से। और वो ई वेस्ट इतना खतरनाक हमारे सामने आएगा कि जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की है। और एक कौन सा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, कैंसर कारक है, हमारे यहाँ ट्यूमर्स बनाता है, और ये ऐसी असाध्य बीमारी हमें देता है जिससे डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत सारे बच्चों को नींद ना आना। आजकल सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है गेमिंग का। हम लोग गेम्स खेलते हैं तो इससे ये रेडियो एक्टिव का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन मोबाइल का ये साइड इफेक्ट है। हमारी जो आंख है वो एक नॉर्मल स्क्रीन को देखेंगी तो नॉर्मल स्क्रीन आसानी से हमें समझ में आती है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन मुश्किल से 16.9 की होती है, या यूँ कहें 6.4 इंच के आसपास की मैक्सिमम स्क्रीन मोबाइल की होती है। इससे बड़ा मोबाइल नहीं आ रहा है इंडिया में, और या फिर आ रहा है तो फिर मिनी लैपटॉप के टाइप में आता है। 6.4 की स्क्रीन लगभग इतनी होती है, और पूरा फोकस इस पर अगर बनाया जाए तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हमारी आंख का जो वर्जन है बहुत एकाग्रचित होता है, और कहीं ना कहीं हम मोबाइल पे जब फोकस करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह हैं, हमारे हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी जो आंख की प्रकृति है, हमारे जो देखने की क्षमता है, उससे ज़्यादा यदि हम प्रेशर हमारे शरीर पे डालेंगे, हमारे दिमाग पे डालेंगे, तो अनिद्रा, बेचैनी, जी मचलना, एसिडिक प्रॉब्लम, और ये बहुत सारे साइड इफेक्ट इससे हमारे शरीर में आएंगे। मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, रेडिएशन का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी याददाश्त कमजोर होने लगी है, एकाग्रता में कमी आने लगी है, नींद, डिप्रेशन के शिकार हम होने लगे हैं। एक मजबूत हमारी जो
जो कहें विल पावर है वो कमी आ रही है, कहीं ना कहीं हम नकारात्मक सोच की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रेडियो एक्टिव तत्व के ही क्या है, नुकसान है। रेडियो एक्टिव तत्व, हमने एक मूवी देखी थी रजनीकांत की 2.0, उसमें इसका प्रभाव दिखाया गया है कि मानव जीवन पर किस प्रकार से रेडिएशन इफेक्ट करता है, मानव जीवन पर किस प्रकार से रेडिएशन बर्बाद कर सकता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ से रिलीज होंगे, या तो परमाणु बम, या कोई तत्व, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमने रेडियो एक्टिव से संबंधित था और उसको हमने डिस्ट्रॉय किया और उसका पूरा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ फैल गया। आपने देखा होगा जापान में एक बार सुनामी आई 2004 में, फुकुशिमा नाम का एक परमाणु संयंत्र था जिससे बिजली बनती थी, और फिर उसमें लीकेज हुआ और बहुत बड़ी समस्या हो गई जापान के लोगों के। लेकिन जापान के बहादुर लोगों ने अपने प्राण देकर, वैज्ञानिकों ने अपने प्राण देकर भी उस लीकेज को बंद किया ताकि बाकी लोग जी सकें। तो कहीं ना कहीं परमाणु त्रासदी शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। यदि परमाणु बम कहीं गिराया गया है तो वहाँ भी रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी यही थी कि आपके जो टावर की कैपेसिटी है वो एक निश्चित वेव से ज्यादा नहीं हो सकती। टावर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक वेव्स आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व को बढ़ाने वाला तत्व है। हमारा शरीर पहले, हमारा घर जो पहले प्राकृतिक हवाओं से भरा हुआ था, बहुत अच्छे पॉजिटिव तत्व उसमें थे, आज उसकी जगह किसने ले ली है, रेडियो एक्टिव तत्वों ने ले ली है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्किट होते हैं वाईफाई के, हमारे यहाँ वेव्स होती है मोबाइल कनेक्टिविटी की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो ये सब रेडियो एक्टिव तत्वों से बढ़ाने वाले तत्व हैं और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर हो रहा है। बहुत सारे आपने बिजली घर भी परमाणु से संबंधित देखे होंगे, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व ही हैं। और परमाणु से निकलने वाली वेव्स, परमाणु हमारे शरीर को रेडियो एक्टिव तत्व दे देते हैं। इससे हमारे ब्रेन में ट्यूमर है, कैंसर के गांठे हैं, ये सारी रेडियो एक्टिव तत्व से ही बन रही हैं। इसको रोकने के उपाय की बात करें तो एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता यदि आ जाए कि हमें मोबाइल को सोने से पहले 5 से 6 फीट दूरी पर रखना चाहिए, ब्रेन साइड ही रखना चाहिए, अलार्म को इस तरीके से सेट करना चाहिए कि रात को नींद डिस्टर्ब नहीं हो, नाइट लैंप जल रहा हो या रात में जब लाइट स्विच ऑफ कर दी गई हो, ऐसी स्थिति में मोबाइल ना देखें, बच्चों को ज़्यादा मात्रा में मोबाइल ना दें, जो भी टावर वगैरह हैं वो निश्चित दूरी पर होनी चाहिए, उनका जो पावर है वेव्स को रिलीज करने का, यूं कहें सर्किट को रिलीज करने का, यूं कहें उसकी जो कैपेसिटी है टावर की बहुत कम होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। कंपनियों को लालच क्या है, एक टावर से दूसरे टावर की दूरी निश्चित होनी चाहिए, लेकिन कंपनी क्या करती है, पैसा बचाने के लिए एक टावर की कैपेसिटी को बढ़ा देती है ताकि दूसरा टावर जब लगाया जाए तो थोड़ा दूरी पर लगाया जाए और 10 की जगह 8 या 7 टावर में ही काम चल जाए। यदि उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे तो उसमें वेव्स आएंगी ज़्यादा और वो मानव शरीर के लिए होंगी खतरनाक। यही कारण है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मानसिक विकृतियाँ भी निकल कर आ रही हैं, डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्वों के क्या है नुकसान। आपने देखा होगा कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी और एक समय तो ऐसा होता था कि कैंसर जिसको होता था वो वीआईपी पेशेंट होता था, क्योंकि करोड़ों में किसी एक को होता था कैंसर और ऐसा उसका नाम होता था कि इसको कैंसर है। आज ये हर स्टेट, हर गली मोहल्ले, हर जगह कैंसर हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। जैसे हार्ट डिजीज अगर किसी को है तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि हर चौथे से 5वें व्यक्ति को हार्ट डिजीज हो रही है, हर 5वें छठे व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है। तो एक नॉर्मल बीमारियों में शामिल हो गया है कैंसर भी। इसके कारण रेडियो एक्टिव तत्व के कारण। रेडियो एक्टिव तत्वों को हम रोकने की बात करें तो इसका जो प्रमुख कारण है रोकने का, उसमें हम युद्धों, परमाणु पट्टी आदि को यदि रोकें। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है युद्ध की। भारत चाइना है, भारत पाकिस्तान है, इजराइल जॉर्डन है, इजराइल खाड़ी देश है, अमेरिका चाइना है, अमेरिका रसिया है, इनमें तनाव लगातार बना हुआ है।
ये तनाव कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव तत्वों को बढ़ावा देगा। बहुत सारी मिसाइल हैं, इनमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जेट विमान है उनमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं, परमाणु बम है उनमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जैसे भी रसिया ने भी 4 दिन पहले परमाणु विस्फोट हाइड्रोजन बम का एक रिएक्शन या एक वीडियो जारी किया, तो कहीं ना कहीं जहां वो ब्लास्ट हुआ है, जहां वो ब्लास्ट उन्होंने किया है, उस ब्लास्ट के 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में बहुत भयंकर रेडिएशन होगा। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर का एरिया रिकवर करता है, लेकिन 10 किलोमीटर तो बहुत गहरे डेंजर जोन में आएगा। तो हमें युद्धों को रोकना होगा, हमें परमाणु भट्टियों को सीमित मात्रा में करना होगा, या इनको इस तरीके से पैक करना होगा कि इनका रेडिएशन बाहर किसी भी कंडीशन पे ना आए, या मानव बस्ती से इतनी उचित दूरी होनी चाहिए कि ये रेडिएशन हमारे शरीर तक ना पहुंच पाए।